অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথমবার কাশ্মীরে গিয়ে নয়াদিল্লির অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভারতীয় সেনার চিনার কর্পসের দপ্তরে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সেনাবাহিনীর সাহসিকতারও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাজনাথ সিং। সেনার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, অপারেশন সিঁদুরে আপনারা যা করেছেন তার জন্য গোটা দেশ গর্বিত। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের বাদামিবাগ সেনা ছাউনি ঘুরে দেখেন রাজনাথ। এই সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়েছিল পাকিস্তান। সেনা ছাউনি ঘুরে দেখার পাশাপাশি সেনাকর্মীদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের মনোবল বাড়ালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদেরকে সিঙ্গাড়া মিষ্টিও খাওয়ালেন। ভারত শুধুমাত্র আত্মরক্ষা করে না, সময় মতো কঠোর পদক্ষেপও নেয় এবং প্রত্যাঘাত করে বলে বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। রাজনাথ সিং প্রশ্ন তোলেন, এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং দুর্বৃত্তপরায়ণ দেশ পাকিস্তানের হাতে পরমাণু অস্ত্র কি নিরাপদ? এরপরই তিনি বলেন, পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির নজরদারির আওতায় রাখা উচিত। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। जी ने सही कहा है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बंद की गई है। पाकिस्तान की जो घमंड था, घमंड तोड़ दिया गया है
और उसकी नाक काट ली गई है। वो जो पाकिस्तान दम्भ भरता था अपने एयरफोर्स पर, वो एयरफोर्स उसका रखा का रखा रह गया है। हमने घुसकर मारा है और पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर आइंदा हरकत की तो किस तरह का दम भारत रखता है, ये उसको मालूम हो गया है। देखिए, मारा राजनाथ सिंह जी ने नहीं, मारा फौज ने। राजनाथ सिंह जी की सरकार ने रोका। जब फौज पाकिस्तानियों के घर में घुस के मार रही थी और पाकिस्तानी घबरा रहे थे, तो इन्होंने सेना को रोक लिया और वापस बुला लिया। तो मारने का काम जो है वो सेना ने किया। कृपया राजनाथ सिंह जी जो है उसका क्रेडिट ना लें। जो काम राजनाथ सिंह जी की सरकार ने किया है उसका क्रेडिट लें। उन्होंने सीज फायर का काम किया है, जिससे देश में भारी निराशा है। পেহেলগাঁও হামলার পাল্টা অপারেশন সিঁদুরের পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরের পর্যটন আবারও ফুলে ফেঁপে উঠুক সেই লক্ষ্যে কাজ করবে কেন্দ্র। কাশ্মীর সফরে গিয়ে জানালেন বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম নাইডু। यहाँ के लोकल्स, यहाँ पे मार्केट वाले या फिर परिवार, उन सब से हम मिले तो उनके मन में एक चिंता है कि टूरिज़्म को किस तरह से अभी आगे बढ़ाए। इस हादसे के बाद थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसको हमें वापस लेके आना पड़ेगा। और हमारे पास नंबर्स भी हैं, जिस तरह से वो बढ़ोतरी हमें पिछले 5 साल में देखने को मिला है। 2019 में करीब 25 लाख पैसेंजर्स आते थे इधर श्रीनगर एयरपोर्ट में, और 24 में हम देखें तो करीब 45 लाख तक बढ़ोतरी हुई है। तो उसका लाभ कश्मीर को मिला है, श्रीनगर को मिला है। यहाँ के लोग, यहाँ के परिवार, हर जो भी पर्यटन पे डिपेंडेंट है, तो उन सबको इसका लाभ उठाने के लिए मिला है। तो हमारे तरफ से सरकार से भी यही कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके, जिस तरह से टूरिज़्म पहले चलता था उसी स्तर पर चले और उसको और बढ़ावा मिले। तो ज़रूर हमारे सिविल एविएशन से भी जो भी उसके संदर्भ में हमें सपोर्ट देना चाहिए वो सब करेंगे। और हम सबका वो एक मार्गदर्शन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से उन्होंने एक विजन के साथ कश्मीर को, ये पर्यटन क्षेत्र हो या फिर बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, जिस तरह से उन्होंने एक विजन के साथ आगे बढ़ाया, वो उसके बेनिफिट्स अब कश्मीर के जनता और परिवार को देखने को मिले हैं। और आज ऐसा समय आया है फिर से देश को खड़े होकर एकजुट में ये सपोर्ट करना पड़ेगा इसके रीबिल्डिंग में। तो हम सब उसके लिए शामिल हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना जल्दी हो सके नॉर्मलसी यहाँ पे लेके आए। और आज हमने देखा कि एकदम सेफ है, सुंदर है कश्मीर, और लोगों का प्यार इससे जुड़ा हुआ है, सबके मन में, दिल में है कश्मीर। तो ज़रूर सबको मैं चाहूँगा कि सब लोग आए। और यहाँ आने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि कनेक्टिविटी कैसा है। तो मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर से कॉन्फिडेंटली मैं कह रहा हूँ कि जो भी पहले कनेक्टिविटी थी, पूरी कनेक्टिविटी वापस अभी आज से शुरू कर रहे हैं। जितने शहर जुड़े हुए थे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट से, वो सब कनेक्शंस हमने चालू कर दिए हैं। तो आज से एयरलाइंस को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी। একই দিনে জম্মুর একটি সরকারি হাসপাতালে পরিদর্শনে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। পাকিস্তানি সেনার গুলিতে জখম একাধিক বাসিন্দা ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালে ঘুরে চিকিৎসাধীন মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। प्रशंसा के पात्र हैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी टीम। बहुत अच्छी तरह से रखरखाव भी रहा, व्यवस्था भी रही, रिस्पांस टाइम भी बहुत कम रहा। और यही कारण रहा कि सभी जो यहाँ पर लाए गए इंजर्ड, उनका इलाज भी समय पर हुआ और कोई अभी तक मॉर्टेलिटी भी नहीं हुई। और इस वक्त भी हमारे यहाँ 2 इंटेंसिव केयर में हैं, जिनमें से एक थोड़ा सा नासाज है क्योंकि उसे फैट एमोलस हुआ है, इत्तेफाक से हो जाता है, फ्रैक्चर उसको नीचे था लोअर लिम्ब में, तो उसकी थोड़ी सी हालत नासाज है। उसके अतिरिक्त जो दूसरा मरीज है इंटेंसिव केयर यूनिट में, उसकी भी हालत दिन ब दिन सुधर रही है। और हमारे जो 6 बाकी के हैं उनमें से 2-3 युवा हैं, उनका इम्यूनिटी स्टेटस भी अच्छा रहता है। वक्त पर उनका हमारी सर्जिकल टीम ने भी इलाज किया है। जहां जहां ग्राफ्ट लगाने की आवश्यकता थी वो भी पूरी की गई है। ऑर्थोपेडिक असिस्टेंस भी टाइमली हुआ है। और चूंकि हर तरह का इक्विपमेंट, व्यवस्था, सुविधा यहां उपलब्ध है, कहीं बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई। और जहां एक और ये
4-5 दिन कठिनाई और चुनौती के गुजरे हैं, वहीं साथ ही साथ मुझे लगता है ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अपनी फैसिलिटी की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने का भी एक अवसर रहा है। और मुझे व्यक्तिगत इसलिए भी ये सब देख करके आनंद का अनुभव होता है कि मैं स्वयं इस इंस्टीट्यूशन के साथ कई दशकों तक जुड़ा रहा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके बाद हमारे लिए कुछ कहने की आवश्यकता या औचित्य नहीं रह गया, उसी में सब कुछ पर्याप्त है। लेकिन जो मकसद हम हासिल करना चाहते थे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो हल हुआ और साथ ही साथ सारी दुनिया को भारत की क्षमताओं का अंदाजा भी हुआ और साथ ही साथ ये भी याद रहे कि ये सारी की सारी क्षमताएं, ये कैपेबिलिटीज गत 10 वर्षों में प्राप्त की गई। ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर आपने देखा, उससे एक और तो दुनिया को भारत के बल प्रयोग की क्षमता का अंदाजा हुआ और दूसरा ही जनता में एक अनोखा मनोबल का एहसास हो रहा है। अभी हम सीमावर्ती क्षेत्र पर भी रह करके आए हैं, जिस प्रकार से वो लोग आश्वस्त हैं, वो इसीलिए कि ये क्षमताएं पहली बार उनको देखने का मौका रहा। और साथ ही साथ बॉर्डर एरिया तक, जीरो लाइन तक जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ, मोबाइल टावर्स स्थापित किए गए, ये सब 2014 के बाद। একদিকে যখন জম্মু কাশ্মীর পরিদর্শন করে উপত্যকাকে আগের অবস্থায় ফেরাতে চাইছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, ঠিক তখনই চীন এবং তুর্কিকে বয়কটের ডাক দিয়ে পথে নামলেন কাশ্মীরের বাসিন্দাদের একাংশ। বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে রাস্তায় নেমে বয়কট চায়না, বয়কট টার্কি পোস্টারের পাশাপাশি পাকিস্তান হায় হায় স্লোগান তোলা হলো। समस्त देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार जो है वो किया जाना चाहिए। 10 तारीख को जब सीज फायर हुआ, उससे पहले 4 दिन जो युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान का चला, उसके अंदर जितने ड्रोन थे सब तुर्की के बने हुए थे और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए और उन ड्रोन के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है वो अटैक करने का काम जो है वो पाकिस्तान ने किया। जब 2023 में भूकंप तुर्की के अंदर आया तो मिशन दोस्त के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली राहत सामग्री जो है वो तुर्की के अंदर भेजने का काम किया था, मिशन दोस्त के तहत। और उस दोस्ती का फल जो है तुर्की ने इस प्रकार से दिया कि भारत की पीठ के अंदर खंजर खोपने का काम किया और युद्ध में वो पाकिस्तान का साथ दिया उसने। तो इसलिए हमारी अपील है भारत सरकार से कि तुर्की के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगाया जाना चाहिए, उनके दूतावास के अंदर कटौती की जानी चाहिए। उसके साथ ही हम भारत के नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोग पाकिस्तान, चाइना, तुर्की का माल खरीदोगे, सामान खरीदोगे या वहां पर आप यात्रा करोगे तो कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो इस युद्ध के माध्यम से आपको पता चल गया है कि अगर तुर्की मजबूत होगा तो वो पाकिस्तान की मदद करेगा। तो इसलिए पूर्ण रूप से बहिष्कार इन देशों का होना चाहिए। जो जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आए युद्ध में, उन सभी का जो है बहिष्कार, उनके सामान का बहिष्कार, उनके देश में यात्रा बहिष्कार जो है वो देश का नागरिक करे। ये अपील हम सभी से कर रहे हैं। তুর্কি থেকে আপেল, মার্বেল সহ একাধিক জিনিস আমদানি করে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের আবহে তুর্কি বয়কটের স্লোগান তুলেছেন অসংখ্য মানুষ। কারণ পাকিস্তান থেকে যে মিসাইল উড়েছিল তাও মেড ইন টার্কি। এরপর থেকেই তুর্কির জিনিস বয়কটের ডাক দিয়ে হিড়িক উঠেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এর ফলে প্রভাব পড়েছে ব্যবসায়। सर देखिए, युद्ध से पहले जो अभी युद्ध हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले तो काफ़ी डिमांड थी टर्की के सेब की, लेकिन युद्ध के बाद जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट करने का टर्की का, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सेब मंगाना बंद कर दिया है और जो डिमांड आती है पीछे से वो भी आना बंद हो गई है। अब जो सेब चल रहा है ट्रेंड में वो है हमारा इंडियन सेब कश्मीर का, और ना हम भविष्य में अब टर्की का कोई सामान मंगाएंगे ना उसको बेचेंगे। कारण यही है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध में उसने सपोर्ट किया पाकिस्तान का। कितने व्यापारी ऐसे ग्वालियर में होंगे जिन्होंने बाइकआउट कर दिया? सर मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग मंगाते हैं सेब ये वाला विदेशी, और मेरे ख्याल हर आदमी ने बॉयकॉट कर दिया इसका। क्या व्यापारियों को नुकसान भी हुआ है? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है। इंडियन सेब है, ये जो सेब रखा हुआ है अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का, वाशिंगटन के एप्पल्स हैं, तो मेरे ख्याल नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। नुकसान जो भी होगा टर्की को ही होगा, हमें कोई नुकसान नहीं है इसमें।
अच्छा, एक जानकारी के अनुसार आपको जानकारी हो कितना नुकसान हो सकता है तुर्की को अगर इंडिया में बंद हो जाए? देखिए सर, लंबे समय जो व्यापार चलता है, मैं अगर एप्पल की बात करूं तो करोड़ों का टर्नओवर चलता है इनका। अगर बॉयकॉट पूरी तरह से कामयाब रहेगा तो नुकसान तो होगा ही उसको सारा। पूरी तरह बाइकआउट है। बिल्कुल बाइकआउट है, कोई मांगता भी है तो उसको मना कर देते हैं, और हमने मना ही कर दिया कि हम मंगाएंगे भी नहीं और ना हमसे मांगना सही टर्की का। हमने बॉम्बे से कंटेनर भरवाया था टर्की का, जिसमें हमें जब 8 मई 7 तारीख को जब ये हुआ, टर्की ने हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी दिखाई तो हमने उतरवा दिया पूरा माल। अब हम कश्मीरी बेच रहे हैं और बाकी साउथ अफ्रीका, यूएसए वगैरह सब बेच रहे हैं। अच्छा, कितने व्यापारी हैं यहाँ पे जो इस तरह मंगाते थे लेकिन अभी? मैं तो डायरेक्ट बॉम्बे से मंगाता हूँ, बाकी 4-5 जने यहाँ दिल्ली से मंगा रहे थे, लेकिन सब ने बाइकआउट कर दिया है। बाइकआउट हाँ जी, हाँ जी। कारण क्या रहा बाइकआउट करने का? कारण तो देश के लिए गद्दारी की उन्होंने, इसके कारण। तो अब आप मान के चलते हैं कि पूरी तरह बंद है? बिल्कुल बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। अब तो बंद होने के बाद अब कौन सा मंगा रहे हैं? हम कश्मीर मंगा रहे हैं ज़्यादातर, और साउथ अफ्रीका, वाशिंगटन, ज़्यादा कश्मीरी। तुर्की से बिल्कुल 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 कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। इंडिया का सबसे फर्स्ट है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, और आगे भी उनका नुकसान ही होगा। अच्छा, एक बात करें तो लगभग आप तो व्यापार लंबे समय से कर रहे हैं, हाँ, कितना नुकसान हुआ हो तुर्की को? होगा करोड़ों में होगा सर। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग तुर्की का अगर बात करें तो? मैं सोच रहा हूँ जो कंटेनर उनके आए हैं वहीं बॉम्बे में ही पड़े रहेंगे, काफ़ी नुकसान होगा। राजू भाई, ये जिस तरह से आता था तुर्की वाला, जी क्या उसका व्यापार चल रहा है? लोग ले रहे हैं, आप कब मंगा रहे हो? सर, उसका व्यापार तो अभी बंद हो गया है। जो ये अपना इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ तो तुर्की वालों ने लेना बंद कर दिया माल, हम लोगों ने। हाँ, उनसे व्यापार बंद कर दिया अभी हमारे प्रधानमंत्री ने। कितना व्यापार होता था यहाँ पे? कितना सेब मंगाते थे आप? हम लोग करीब 10 पेटी मंगा लेते थे डेली। हाँ, अब बिल्कुल बंद है? अभी बिल्कुल बंद कर रखा है। क्या लोग जो वहाँ खाते थे, लेने आते थे, उनकी क्या डिमांड है? उनकी अब डिमांड ही नहीं हो रही है। हाँ, मना कर रहे हैं गद्दारों का, हमें ऐसे आदमी को सेब नहीं खाना जो हमारे देश से गद्दारी करें। इसीलिए पूरी तरह बंद है? जी, इसीलिए पूरी तरह बंद है? पूरी तरह बंद है इस मंडी समय। में जो पूरे थोक कितना माल आता था? हाँ, वहाँ पे भी नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड का आ रहा है इस समय, वहाँ का बंद है? वहाँ का बंद। कितना नुकसान हो रहा है व्यापारियों को या आप लोगों को? व्यापारियों को तो बहुत ही नुकसान तो होता ही है ना। व्यापार जब बंद हो जाए तो नुकसान तो होता ही है ना, लेकिन हम दूसरी जगह तो व्यापार करेंगे। तो अभी आप कौन सा सेब मंगा रहे हैं? अभी न्यूजीलैंड का मंगा रहे हैं, कश्मीर का मंगा रहे हैं। कोई चल रहा है? हाँ। क्या पैकिंग, कैसे पैकिंग में आता था वो कौन सा वाला? जो क्या नाम, तुर्की से? तुर्की वाला ये काली वाली क्रेट में आता था, ये प्लास्टिक की जो है, अच्छा, इसमें आता था। ऊपर से पेपर लग के ऊपर से लगा रहता था गत्ता। রাজস্থানের উদয়পুর মার্বেল প্রসেসর কমিটির প্রেসিডেন্ট কপিল সুরানা জানাচ্ছেন, উদয়পুর এশিয়ার সর্ববৃহৎ মার্বেল রপ্তানিকারক শহর। ভারতে আসা সমস্ত মার্বেলের 70% আসে তুর্কি থেকে। কমিটির সদস্য তুর্কির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছেন। हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। किस तरह की क्या है माल? भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है।
ये अभी जो हालत चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से, और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा दे हुए करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है, उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2500 से 3000 करोड़ का होगा। टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान का, हथियारों के साथ, ड्रोन के साथ। हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से सुना, तो कहीं ना कहीं टर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो एक टेररिस्ट और हमारी दुश्मन कंट्री है। तो हमको भी एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यवसायी के हिसाब से सरकार का और इस देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं हमारे से हो सकता है वो। नहीं, मैं पर्टिकुलर मेरी कंपनी में इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टर्की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी देश हित में चाहेगा तो मैं एक्सपोर्ट भी नहीं चाहूँगा कि होवे। पूरे उदयपुर से करीब हमारे 125 व्यापारी हैं हमारे एसोसिएशन में, और सब हमारे सहयोगी और सब सहयोग कर रहे हैं। और हम दूसरे एसोसिएशन से भी कांटेक्ट में हैं, चित्तौड़ हुआ, किशनगढ़ हुआ, साउथ से हुआ, सिलवासा से हुआ, सब हमारे फेवर में, और वो भी मीटिंग करके ना निर्णय ले रहे हैं कि मतलब आयात माल जो टर्की से हो रहा है वो नहीं होवे। তুর্কিকে বয়কট করছে পর্যটন প্রেমীরাও। अभी रिसेंटली पास्ट क्या हुआ कि बैक टू बैक हमारी टर्की की बुकिंगें कैंसिल हुई। कस्टमर का रिएक्शन था कि हमें टर्की ट्रैवल ही नहीं करना। रीजन बिहाइंड कि टर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। इनफैक्ट रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे टर्की में हो, हर किसी ने यही कहा है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, और टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हम टर्की डेस्टिनेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं अपने एंड से। यही रीजन है कि टर्की, अजरबैजान जैसी डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान को हमारे मुल्क से अलग जाकर ये प्रमोट करना चाह रहे हैं, उस वजह से हमारी बुकिंग कैंसिल हो रही है बैक टू बैक। बेसिकली वी आर होलसेलर ऑफ टर्की डेस्टिनेशन, डीएमसी है हम टर्की की। बैक टू बैक हमारे पास मंथली जो डे वाइज अगर मैं आपको बताऊं, 15 to 20 बुकिंग्स हमारी हुआ करती थी। आज के डेट में ये सिनेरियो है कि वो 20 में से 2 ही बुकिंग रह गई हैं, बाकी 18 कैंसिल हो गई हैं। और इन फ्यूचर का भी अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि टर्की में बहुत ज्यादा कुछ हमें बेनिफिट्स होंगे डेस्टिनेशन वाइज। সব মিলিয়ে পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পাল্টা অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনার পরাক্রম সামনে আসতেই এমনিতেই উত্তেজনায় ফুটছে গোটা দেশ। এরই মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধের মতো একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ করে ইসলামাবাদকে ভাতে মেরেছে ভারত। এবার পাকিস্তানকে এই সমর্থনকারী দেশগুলোর ব্যবসাও মার খেতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।